तो हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं टर्मिस्ट का सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड में मैंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन की 6 जातियों को समझा दिया था। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टेबल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जनन सक्षम जातियों में आपकी जातियां पाई जाती हैं निवाहकारी, अडल्ट, राजा, रानी और पूरक। वहीं पर बंध्य जातियों की बात करें तो आपको सैनिक और श्रमिक मिलते हैं। तो ये आपकी हो जाती हैं टोटल 6 जातियां। इनको भी उपजातियों में बांटा गया है, बट हमें इतना ही पढ़ना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन जातियों के संरचनात्मक लक्षण तथा कार्य निम्न हैं, यानी इन जातियों के जो लक्षण और कार्य हैं उन्हें हमें एक्सप्लेन करना है। तो रिप्रोडक्टिव कास्टेज यानी जनन सक्षम जातियां होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? दीमक के निवाह के लिए 4 प्रकार की जनन जातियां होती हैं। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कौन कौन सी होती हैं। एक तो निवाहकारी अडल्ट्स होते हैं, सेकेंड होती है रानी, थर्ड होता है राजा और फोर्थ होती है हमारी पूरक जातियां। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉलोनाइजिंग अडल्ट्स की, यानी निवाहकारी वयस्क की। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमें दिया है। फ्रेंड्स, मैं पॉइंट्स में बनाती हूँ नोट्स को, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और लिखने में भी। और फ्रेंड्स, जो मेरे नोट्स होते हैं वो बिल्कुल एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हैं। आपको सेम ऐसा ही लिखना होता है अगर आप इस टाइप से लिखते हैं। अगर आप हिंदी लिखने वाले स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल इसी तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट है हमारा ये पंखयुक्त नर व मादा होते हैं। मतलब ये जो मेल और फीमेल्स होते हैं उनमें पंख पाए जाते हैं। ये नए निवाह का निर्माण करते हैं। वर्षा काल में ये बड़े झुंड में अपने पैतृक निवाह से वैवाहिक उड़ान भरते हैं। मतलब ये एक उड़ान भरते हैं जिसे वैवाहिक उड़ान नाम दिया जाता है। आसमान में समागम के पश्चात मादाएं नई निवाह का निर्माण करती हैं। मतलब जो इनका समागम होता है वो स्काई में होता है और उसके बाद ये नए निवाह का निर्माण करना स्टार्ट कर देती हैं। नेक्स्ट आती है हमारी क्वीन। यह सबसे बड़े आकार की जाति है। इसका विकास पंख युक्त निवाहकारी वयस्क या पंखहीन पूरक वयस्क के शाही जैली ग्रहण करने के पश्चात होता है। तो ये 2 कास्ट में से ली जा सकती है, एक तो निवाहकारी वयस्क में से या फिर पूरक वयस्क में से। तो इन दोनों को ही क्या है, आपको जो श्रमिक होते हैं वो इन्हें शाही जैली देंगे, तब इनका विकास शुरू होता है और जाकर क्वीन बनती है। इसकी लंबाई 5 से 7.5 सेंटीमीटर होती है। इसके पंख अवशोषी हो जाते हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो 5 से 7.5 सेंटीमीटर्स होती है। 5 से 10 वर्ष के जीवन काल में 75,000 अंडे प्रति वर्ष देती है। इसके एग्स देने की जो दर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये थी आपकी क्वीन। बाद थर्ड आता है हमारा जनन सक्षम जातियों में किंग। यह पंख युक्त वयस्क होता है, यानी इसमें पंख पाए जाते हैं और ये अडल्ट होता है। इसका विकास अनिषेचित अंडे से होता है। मतलब जो किंग बनता है हमारा वो अनिषेचित अंडे से बनता है। यह रानी के साथ साथ शाही कक्ष में रहता है। मतलब यहाँ पर राजा रानी वाली पूरी फॉर्म रहती है कि मतलब राजा और रानी बैठ के खाएंगे और जनता इनकी सेवा करेगी। और जनता कौन होती है? वर्कर और सैनिक, श्रमिक और सैनिक होती है इनकी जनता। तो वो इनकी सेवा करते हैं और राजा रहते हैं शाही कक्ष में रानी के साथ आराम से, तथा बार बार रानी के साथ मैथ्यून करते हैं। इसका जीवन काल छोटा होता है। राजा के मरने के बाद पूरक जातियों में से नया राजा विकसित किया जा सकता है। रानी जो होती है वो 5 से 10 साल आराम से जीती है, बट राजा का लाइफ टाइम यहाँ पर कम होता है। तो अगर कहीं राजा मर जाता है तो राजा मरने के बाद पूरक जातियों में से नया राजा चुन लिया जाता है और उसे शाही जैली देकर उसे राजा बना दिया जाता है। कंप्लीमेंट्री कास्ट यानी पूरक जातियाँ, ये पंख विहीन नर व मादा होते हैं। मतलब इसमें पंख नहीं होते। ये निवाह में विश्राम अवस्था में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी आराम से रहते हैं, इन्हें भी काम धाम नहीं करना होता है और ये आराम से रहते हैं। इन्हें अपने आप खाना वाना मिलता रहता है। आवश्यकता पड़ने पर श्रमिक इन्हें शाही जैली देते हैं। इससे ये राजा या रानी में विकसित हो जाते हैं। इनका काम इतना होता है कि ये निवाह में रह तो रहे हैं, खाते पीते रहते हैं, बट आवश्यकता पड़ने पर अगर राजा मर जाता है या रानी मर जाती है तो श्रमिक क्या होता है, इन्हें शाही जैली देते हैं। और शाही जैली लेने के बाद ये डेवलप्ड होते हैं और राजा और रानी में चेंज हो जाते हैं। इसके बाद हमारी आती है स्ट्रिल कास्ट, मतलब बंध्य जातियाँ, जो कि जनन सक्षम जातियों की सेवा करती हैं। ये विकास व कार्य के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। मतलब ये विकास और कार्य, इनका काम क्या होता है उसके आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट होता है वर्कर्स,
वर्कर्स मतलब श्रमिक, आप सब जानते ही होंगे, चाहे इंसान हो या फिर जानवर, दोनों में वर्कर तो वर्कर ही होता है भाई। ये अनिषेचित अंडों से विकसित धारदार मैंडिबल वाले दीमक हैं। ये बंध्य फीमेल्स होती हैं। ये लकड़ी, कागज इत्यादि को खा व पचा सकती हैं। मतलब ये बहुत डेंजर होती हैं। ये लकड़ी, कागज सबको खा के पचा सकती हैं। ये निभा में खाद्य आपूर्ति, निभा निर्माण, सफाई व अंडों की देखभाल करती हैं। तो इनका निभा में क्या काम होता है कि ये खाने की पूर्ति करेंगी वहाँ पर, और जो घर का निर्माण होता है वो करेंगी, साफ सफाई करेंगी, और जो रानी एग्स देगी उसकी देखभाल करती हैं। तो इनका काम होता है ये। अब बात करते हैं शोल्डर्स की, यानी सैनिक की। तो सैनिक का काम क्या होता है? अनिषेचित अंडों से सैनिक का निर्माण होता है, मतलब अनफर्टिलाइज्ड एग से इनका निर्माण होता है। ये बद्ध नर होते हैं, ये मेल होते हैं। ये तेज धार मैंडिबल वाले मैंडुबुलेट या लंबी सूंड नेस्टुएट सैनिक होते हैं। ये दुर्गंधपूर्ण रसायनों द्वारा शत्रुओं को दूर रखते हैं। मतलब ये सारे लोगों को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? ये अपने शरीर से एक दुर्गंधपूर्ण रसायन को छोड़ते हैं, जिससे सारे शत्रु दुर्गंध की वजह से दूर रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्मिस्ट। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ साइकिल ऑफ टर्मिस्ट के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको PDF लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो